तो इतना तो तय है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि पहले लाया गया वो अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया और इस बार भी इसकी स्थिति लोकसभा में क्या होने वाली है, संसद में क्या होने वाली है, आंकड़ों के जरिए ये नंबर गेम मैं आपके सामने रख देती हूं। बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने या गिराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 का चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रही एनडीए के पास यानी मौजूदा सरकार के पास 353 प्लस यानी इतने सांसदों की ताकत है। बहुमत से कई ज्यादा है। 272 का आंकड़ा बहुमत का, उससे कई ज्यादा एनडीए की ताकत है। वहीं अगर विरोधी दलों की यानी INDIA इंडिया अलायंस की बात करें तो केवल 139 सांसदों का ही सपोर्ट है। फैसला ये जो फासला है बहुत बड़ा है। अब कौन किसके साथ खड़ा है वो आपको बता दें। पहले तो सरकार के खिलाफ जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के 51 सांसद हैं, डीएमके के 24, टीएमसी के 23, जेडीयू के 16। इसके अलावा बीआरएस की यदि बात की जाए तो बीआरएस के 9 सांसद और अन्य 26 को मिलाकर 149 का ये आंकड़ा हो जाता है। और अब जरा सरकार की ताकत आप देखें, अकेले अगर बीजेपी की ही ताकत की हम बात कर ले तो 301 बहुमत से ये भी कई ज्यादा है। लेकिन फिर भी सहयोगियों की आप यहां पर चर्चा कर लें तो शिवसेना का, शिंदे का जो गुट है 12, एलजेपी का 6, अपना दल का 2, वाईएसआरसीपी का 22 और अन्य 10 मिलाकर इस वक्त 353 प्लस का आंकड़ा बनता है। अब मोदी सरकार के खिलाफ पिछला अविश्वास प्रस्ताव 2018 को लाया गया था, उसका हश्र क्या हुआ था वो भी एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। वोटिंग हुई, बहुत बड़ी विरोधियों की हार हुई। प्रस्ताव के समर्थन में केवल 126 वोट पड़े और विरोध में 325 वोट पड़े, यानी कि 199 के वोट के अंतर से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। और मोदी की भविष्यवाणी तो हमने आपको सुना दी। और जरा यह भी आपको याद दिला दें कि जब पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। इस बार एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और जैसा कि आपने गृह मंत्री को सुना, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, आएंगे तो मोदी ही 2024 में। बहरहाल हमारे साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लाइव जुड़ गए। हम सीधा उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। बड़ा दिलचस्प होने वाला है देवेंद्र, एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। सरकार की ओर से क्या रणनीति बनाई जा रही है, एक महत्वपूर्ण बैठक होना, क्या दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं? देखिए, संसदीय दल की बैठक तो हर एक सप्ताह में होती है। हर मंगलवार को जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसदीय दल की बैठक होती है और उसी लिहाज से आज भी ये बैठक हो रही है। लेकिन क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो रही है 12 बजे, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक के अंदर जो बोल रहे हैं उनके कुछ पॉइंटर्स जब सामने आएंगे, कुछ बातें जब सामने आएंगी तो उसमें समझ में आएगा कि पीएम मोदी का सांसदों को भी क्या निर्देश था। ओवरऑल देखें तो ये अविश्वास प्रस्ताव कहीं से भी सरकार की सेहत को लेकर नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए है और उसी लिहाज से दोनों ही पक्षों ने तैयारी की है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी को सामने ला रही है सबसे पहले, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ये ध्यान रखा है कि उनके अच्छे वक्ता जैसे स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निशिकांत दुबे, ऐसे नेता जो कि फायर ब्रांड लीडर के तौर पे जाने जाते हैं मुद्दों के मामले में, उनको बोलने का अवसर दिया जाए। दूसरी चीज़ की जो चुनावी राज्य हैं, जैसे राजस्थान से राज्यवर्धन राठौर, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, तो चुनावी राज्यों के नेताओं को बोलने का भी मौका दिया जाए। रह गई बात राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए या अपना पॉलिटिकल टोन सेट करने के लिए, तो उसके लिए तो गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी हैं। सब कोई जानता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का नंबर को लेकर कोई मतलब नहीं है, बहुमत में काफ़ी आगे है। दूसरी चीज़ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन उसको समझिए तो लगेगा कि वाकई ये सरकार के सेहत के लिहाज से कितना सतही है यह अविश्वास प्रस्ताव, कि अगर ये सरकार अभी गिर जाए तो उसमें सत्ता पक्ष से ज्यादा परेशानी विपक्ष को हो जाएगी। और वो इस लिहाज से कि अभी तक तो उनके गठबंधन का शक्ल भी ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाया है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, चेहरा होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें तो उनकी तैयारी नहीं है। तो फिर सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव ला के सरकार को गिराने की मंशा तो उनकी हो नहीं सकती, ठीक कह रहे हैं। और संभव भी नहीं है। वो एक एग्जांपल पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है और देखना होगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव किसकी कैसी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो हम कल ही देख सकते हैं। दिल्ली सेवा बिल को लेकर जिस तरीके से वोटिंग हुई है, इंडिया अलायंस कितना
मजबूत है और मुद्दों को लेकर, हर मुद्दे को लेकर क्या एक दूसरे के साथ खड़ा है, इसे लेकर ही संशय बना हुआ है। मैं लौटूंगी देवेंद्र आपके पास, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहा है। सदन नंबर से नहीं मुद्दे से चलते हैं, इनका नंबर का गुरूर भी टूटेगा। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वे सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। अगर वाकई में मुद्दों पर चर्चा होनी थी तो फिर मणिपुर में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए तो सरकार भी तैयार थी, फिर चर्चा क्यों नहीं, ये वाजिब प्रश्न है। बहरहाल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर को लेकर राहुल गांधी वहां की हकीकत को देश के सामने रखेंगे। I think we look forward to what Rahul Gandhi ji has to say. He has visited Manipur. In the meantime, he has met with a cross sections of Indian society. He knows the state of the economy. He knows the ground situation in Manipur. So he has a very valuable perspective which we all look forward to hear. सरकार की ओर से अनुराग ठाकुर भी बोले, क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, कम से कम चर्चा तो होगी, कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है, देश के गरीबों का कल्याण कैसे हुआ है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई गई, देश में जो चहुमुखी विकास हुआ और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 9 वर्षों में लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। ये दिखाता है कि कैसे ईमानदारी से काम करो तो देश आगे बढ़ता है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब कि ज्यादा विकास, ज्यादा गरीब कल्याण। थैंक यू सो मच। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी टिप्पणी की। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी लगातार 3 महीने से ज्यादा हो गए, किसको बरगला रहे हैं आप? क्यों मुगालते में रह रहे हैं और देश को रख रहे हैं? मणिपुर जल पड़ा है, जल चुका है, लगभग खाइयां इतनी बड़ी बड़ी हैं समुदायों के बीच में। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, एक फोर्स दूसरे फोर्स से लड़ रही है, तब भी कहते हैं कि मैं अब आज क्यों नहीं? नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां हो रहा है, पीएम रहेंगे, बाकी मिनिस्टर रहेंगे, एचएम शुड बी हियर। आप आज कर देते, कल कर लीजिए। ये मैं समझता हूं ना, भ्रांति की राजनीति का अवसान होना चाहिए। देश को आप भ्रांति में लगातार रख रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को पीएम मोदी हर सवाल का जवाब देंगे। सुशील मोदी से बात की इंडिया टीवी संवाददाता पीयूष मिश्रा ने। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर चर्चा शुरू हो रही है। मणिपुर पे जवाब जो है विपक्ष मांग रहा था, आज से उस पर चर्चा भी शुरू होगी, किस तरह से? नहीं, देखिए, विपक्ष ने तो एक मौका खो दिया। अगर वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते तो मणिपुर पर चर्चा होती जिसमें सरकार जवाब देती, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अलग से चर्चा होती जिसमें देश के तमाम मुद्दों पर बहस करने का अधिकार है। तो उनको भी मालूम है कि प्रचंड बहुमत हमारे पास है, सत्ता पक्ष के पास है, एक महज औपचारिकता बहस कराने के लिए बहस करा रहे हैं। लेकिन जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, एक एक मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को
नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशिकांत दुबे बहस की शुरुआत करने वाले हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, निशिकांत दुबे, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार ने तय किया है कि जो धारदार प्रवक्ता हैं वो अपनी तरफ से इस पक्ष पर शुरुआत करें, बहस की शुरुआत करें। निशिकांत दुबे बहस पर सबसे पहले बोलेंगे पार्टी की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और निशिकांत दुबे क्या बोलेंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कल सदन में जो कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद बीजेपी के मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, समझा जा सकता है कि आज जब निशिकांत दुबे का स्पीच नो कॉन्फिडेंस मोशन पे राहुल गांधी के बाद होगा तो राहुल गांधी पर सबसे तीखा हमला किन मुद्दों को लेकर वो करने वाले हैं, और उनकी ये कोशिश होगी कि राहुल गांधी को चीन के मसले पे बैकफुट पे ढकेलें, कांग्रेस को चीन के मसले पे बैकफुट पे ढकेलें, और उसके बाद फिर जब डिबेट आगे बढ़ेगा तो फिर बीजेपी के जो बाकी प्रवक्ता हैं, बाकी नेता हैं, वो सामने आएंगे। और कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से तकरीबन 10 से 12 नाम ऐसे तय किए गए हैं जो कि इस डिबेट में हिस्सा लेंगे। और उसमें क्योंकि जब डिबेट होता है तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको समय मिलता है। बीजेपी का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा समय होगा इस डिबेट में। और उस लिहाज से जिस दल का जितनी क्षमता होती है, मतलब जितने सांसद उसके होते हैं, उसी अनुपात में उसको उतना समय मिलता है। कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो अपने हिस्से का ज़्यादा से ज़्यादा समय राहुल गांधी को दे। अब बस देखना ये होगा कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव राहुल गांधी की तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है वो कैसी होगी। जैसा कि सुशील मोदी अभी कह भी रहे थे कि कांग्रेस के पास शायद ज़्यादा बेहतर अवसर था कि एक डिस्कशन वो मणिपुर पर करा लिए होते, दूसरा डिस्कशन फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे करते। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आपको चर्चा करनी है तो आप अपने सारे यही बात सुशील मोदी भी कह रहे थे कि चर्चा का एक मौका कांग्रेस पार्टी पहले ही खो चुकी है। राहुल गांधी की रणनीति क्या होती है? जी देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।